नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज हम जो हमने पिछला पार्ट स्टार्ट किया था उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं पूरा मैथ आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे मतलब कि हर चैप्टर के हमने पार्ट बना लिए हैं, और आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ से आपको हर चैप्टर लगातार लाइन टू लाइन, एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ी हुई, आपको पूरा मैथ वहाँ पे समझाया हुआ है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हमने समझ लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करवाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। और आपको आरोही और अवरोही में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपको याद रह जाएगा कि आरोही में आपको सबसे छोटा लिखना है या फिर सबसे बड़ा। कई बार बच्चों को ध्यान नहीं रहता कि आरोही और अवरोही में क्या अंतर है। अभी आपको पता लग जाएगा कि आरोही और अवरोही का क्या मतलब है और क्या अंतर है अभी। तो सबसे पहले आप एक वर्ड देखिए, मैं ये वर्ड ही लिखता हूँ आरोही। क्या लिखता हूँ? मैं आरोही वर्ड लिखता हूँ। ये देखिए आपका आरोही मैंने लिखा, और एक मैं लिखता हूँ अवरोही। क्या लिखता हूँ? अवरोही मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो अब आपको आरोही में लिखना पड़ेगा या फिर अवरोही में लिखना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि किस में अक्षर ज़्यादा हैं। यहाँ अक्षर कितने हैं? 1 2 3 दोनों लिख लेना। ठीक है, इसमें 3 अक्षर हैं, अवरोही में आपका 4 अक्षर है। इसका मतलब इसमें आपको सबसे क्या है, पहले छोटा लिखना पड़ेगा। कम अक्षर हो उसमें आपको क्या है, छोटा लिखना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही में जिसमें आपके अक्षर ज़्यादा हैं उसमें आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं, अवरोही को घटते क्रम, और इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। अगर पेपर में आता घटते क्रम तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि आपको घटते जाना है भी, पहले बड़ा फिर छोटा। बढ़ता आता तो आपको बढ़ते हुए जाना, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। लेकिन कई बार आरोही और अवरोही लिखा हुआ मिल जाता ना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन आप ध्यान रखना कि अगर कम अक्षर वाला हो ना शब्द आपका, तो आपको पहले सबसे छोटा लिखना है कि इसमें 3 ही अक्षर हैं, इसमें 4 हैं। कम किसमें है? इसमें। तो इसमें आपको सबसे छोटा लिखना पहले, और इसमें क्या लिखना, सबसे बड़ा लिखना पहले। ये आपको ध्यान रह जाएगा। फिर हम आते हैं, एक बार ये क्वेश्चन आपको तुरंत रिपीट करवा देता हूँ कि इसमें आप किस प्रकार से करेंगे भी। या तो पहले सबसे छोटा छाँट लीजिए या फिर सबसे बड़ा छाँट लीजिए, कोई आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, पहले हम इकाई देखते हैं 11। थोड़ा सा ज़ूम कर दोगे अब तो इसको? कोई दिक्कत नहीं होगी ज़ूम करने के बाद। तो ये देखिए आपको, ताकि अच्छे से नज़र आ जाए, तो इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको पूर्ण इकाई के माध्यम से हम देखेंगे कि पूर्ण इकाई से क्या हमें पता चल रहा है, कौन-सी संख्या बड़ी है, कौन-सी छोटी। पूर्ण इकाई 11 है, 1 है, 1 है, 11 है, 1 है। तो इसका मतलब हमें सभी नहीं, पहली 2 बड़ी संख्याएँ पता चल चुकी, जिनकी पूर्ण इकाई बाकी संख्याओं से बड़ी है। जैसे आपकी ये है ना, पहली 2 बड़ी संख्या आपकी कौन-सी होगी? 11 और 1, ये वाली। क्योंकि बाकी सबकी तो पूर्ण इकाई क्या है आपकी? छोटी-छोटी है, 1-1 है। तो पहले हम इन दोनों का ही फैसला करते हैं कि इन दोनों में बड़ी कौन है। तो पूर्ण इकाई आपको 11-11 मिली बराबर। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे? दशांश। दशांश मतलब दशमलव के बाद पहला अक्षर। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है? 1। तो ये बड़ा हो गया। दशांश पूर्ण इकाई जब बराबर होती है तो ये फैसला कौन करेगा कि बड़ा कौन है? फिर ये फैसला करेगा दशांश। तो दशांश इसका बड़ा मिला, तो ये आपकी सबसे बड़ी होगी 11.10, और दूसरे नंबर पे होगी 11.01। अब ये जो पूर्ण इकाई जिनकी 1-1 है ना, इनका फैसला हम करते हैं कि इनमें कौन बड़ा है अभी। तो यहाँ पे पूर्ण इकाई 1-1 है, तो हम फिर देखते हैं दशांश कि दशांश किसका बड़ा है अभी। 0 है इसका, इसका 1 है और इसका 0 है। इसका जो दशांश है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ी है अभी। अगर दशांश भी फैसला नहीं कर पाए तो फैसला कौन करेगा? फिर फैसला करेगा शतांश, उससे आगे वाला अक्षर। अभी आप समझ जाओगे भई, ये हो गई कंप्लीट। अब ये हमारी ये 2 संख्याएँ बच गई, इन दोनों में हमें देखना है कि कौन-सी बड़ी है। ठीक है? तो हमने पूर्ण इकाई को देखी, तो पूर्ण इकाई से फैसला नहीं हुआ कौन बड़ा है, क्योंकि दोनों पूर्ण इकाई बराबर थी। उसके बाद हम दशांश पे आए, तो इसका भी क्या था? 0, इसका भी 0, दशांश से भी फैसला नहीं हुआ। फिर हम शतांश से पूछने जाएँगे, कौन बड़ा है भाई साहब? 1, 1। शतांश भी आपका बराबर मिला। शतांश बराबर मिला तो फिर हम कहाँ जाएँगे? सहस्त्रांश मतलब आगे वाले अक्षर पे।
तीसरा अक्षर 1 है, इसमें कहेंगे इसमें तो है ही नहीं, जिसमें जो अक्षर है ही नहीं होता उसका मतलब वो क्या है आपका 0। तो यहाँ पे शतांश 1 है और यहाँ पे सॉरी सहस्त्रांश है तीसरा अक्षर और यहाँ पे 0, तो कौन सी बड़ी हुई आपकी? ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो गई भी 1.011 और ये होगी 1.01 सबसे छोटी। तो इस प्रकार से आप अवरोही क्रम में लिखना है और इसी प्रकार बाकियों में करना है। मैंने आपको पिछले में भी समझाया था, लेकिन आपको कुछ डाउट रह गया था, शायद अब आपको कोई डाउट नहीं रहा हो। तो चलिए जिस क्वेश्चन का आपको इंतजार है उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी। देखिए 14086 के उपयोग से निम्नलिखित संख्या बनाइए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन अपने तरफ से भी करवाऊंगा कि आपको 30 के निकटतम बनाना है। क्या बनाना है? 30 के निकटतम आपको बनाना है। ठीक है, और एक आपको बनाना है 42 के निकटतम भी। किसके निकटतम? 42 के निकटतम आपको बनाना। दो संख्याएं आपको बनानी। एक 30 के निकटतम, पहले मैं आप वाला क्वेश्चन करवाता हूं। तो सबसे पहले देखिए कि आप इनमें से, और दशमलव संख्या होनी चाहिए 30 के निकटतम। तो सबसे पहले देखिए आप कि पूर्ण इकाई बनाइए कि जो 30 के नज़दीक हो गई। इनसे भी क्या-क्या बना सकते हैं आप? आप कहेंगे सर इसको 42 को तो एक बार छोड़ दीजिए, ये तो मैं आपको समझाऊँगा। पहले आप देखिए कि 30 के निकटतम बनाना है ना आप, तो उसके नज़दीक आप पूर्ण इकाई देखिए, पूर्ण इकाई क्या-क्या बना सकते हैं? आपको एक सीधा आपको ध्यान में नहीं आएगा, तो पूर्ण इकाई हम देखते हैं 30 के नज़दीक कौन सी हम बना सकते हैं। ठीक है? तो चलिए भी, तो ये आपकी संख्याएँ हैं और 30 के नज़दीक देखना है आपको कौन-सा बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको 10 बना सकते हैं आप, सारे नहीं बनाने, जो 30 के आस-पास हो ना, 10-20 का जो डिफ़रेंस है वो कर लीजिए आप भी, ठीक है। फिर आपको 40 दिख रहा होगा सीधा, 40 भी है आपका, 4 और 0 अगर लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। पूर्ण इकाई बना रहा हूँ मैं सिर्फ़ आपका, और क्या बन सकता है इसमें भी? 30 के नज़दीक देखिए 40 हो गया आपका, 41 हो गया। ठीक है? और आपका 18 भी बना सकता है यहाँ पर, इस जो 30 के नज़दीक है, बस आपको 20-30 के नज़दीक यहाँ पे आस-पास देखना है। और कुछ बन सकता है क्या? ध्यान से देखिए, 18 आपका हो गया, ठीक है? 46 है आपका, 16 है, नहीं बनेगा। तो ये संख्याएँ आपकी 30 के नज़दीक देखनी है आपको। अब आपको देखना कि 30 के नज़दीक है कौन-सा वास्तव में इनके भी। तो यहाँ देखें तो 30 के नज़दीक तो हमें 40 लगा अभी। क्या लगा? 40, क्योंकि 40 नज़दीक। आप कहेंगे सर 40 कैसे नज़दीक है 30 के? तो आपको देखना है कि अगर हम 40 तक जाएँगे तो हमें 10 कदम चलना पड़ेगा अभी 30 से। लेकिन बाकियों तक जाएँगे तो यहाँ तक 18 तक आएँगे तो 12 कदम आपके हो जाएँगे। 41 तक आएँगे तो 11 कदम हो जाएँगे, मतलब 11 का डिफ़रेंस है। घटा करके देख लिया करो बड़े में से छोटा, आपको पता लग जाएगा कौन-सा नज़दीक है। तो हमने नज़दीकी पूर्ण इकाई तो पता चल गई भी। क्या है? नज़दीकी पूर्ण इकाई हमें पता चल चुकी, कौन-सी आपकी? 40। और कोई हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होगा अभी और कोई, 40 ही होगा अभी। कितना होगा? 40 ही होगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने लायक है कि जब आपने पूर्ण इकाई निकाल दी ना, पूर्ण इकाई आप निकाल सकते हैं कि आपकी पूर्ण इकाई आ गई आपके नज़दीक क्या? 40। ध्यान से ना, एग्जाम में कोई भी संख्या आपको दे सकता है। तो सबसे पहले आपने पूर्ण इकाई निकाल ली 40। अब देखिए ये जो 40 पूर्ण इकाई आई है, तो जो संख्या आपको बनानी थी उससे छोटी है या बड़ी? आप कहेंगे सर जो संख्या बनानी थी उससे ऊपर की तरफ आई है। क्या आई है? ऊपर की तरफ, मतलब बड़ी आई है। जो संख्या आएगी ये बड़ी आएगी। तो हमें क्या करना है फिर? जो आगे पॉइंट लगा के जो दशांश हम लिखेंगे ना, वो दशांश हमें सबसे कम लिखने हैं। जब ये संख्या हमारी जो पूर्ण इकाई आती है और हमारी अनुमानित संख्या से बराबर या बड़ी आ जाती है, तो हम आगे दशांश को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, छोटे से छोटा, ताकि उसका डिफरेंस और ज़्यादा न हो। आगे बात समझ में। अब आपके पास अंक कौन से बच गए? सर हमें तो ये बच गए भी। क्या बच गए? ये बच गए। 40 तो हमने लिख दिया, अब 1, 8, 6 है। तो आप क्या करेंगे? 1, 6, 8। ठीक है? अगर आपने 8 यहाँ लिख दिया ना, तो ये 40.18 से बड़ी संख्या बन जाएगी। हमें तो सबसे छोटी संख्या बनानी है जो 30 के नज़दीक हो। ठीक है? अगर बात समझ में नहीं आए तब भी याद रखना, अगर ये संख्या बढ़ी जाए ना, तो आपको यहाँ दशांश आपको कम से कम रखने हैं। अब हमारे पास एक संख्या और थी जो मैंने आपको खुद से बताई थी कि आपको 42 के नज़दीक बनानी है। तो आप 42 के नज़दीक कौन-सी संख्या बना सकते हैं आप भी?
ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा, आप 41 बना सकते हैं। कौन-सी बना सकते हैं? 41 संख्या बना सकते हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये संख्या जो आपने बनाई पूर्ण इकाई, इन अंकों का प्रयोग करके, ये इससे बराबर है या छोटी है या फिर बड़ी है? आप कहेंगे सर छोटी है। अगर छोटी हो आ गई ना ये इकाई अगर आपकी छोटी आ गई, जो इसके नज़दीक है, तो आपको जो संख्या है आपके दशांश की, वो बड़े से बड़ी रखना है। क्या रखना है? बड़े से बड़ी। तो 4 और 1 तो आपने यूज़ कर लिए, आपसे क्या बच गए? 860, 860। अगर ये अनुमानित इकाई आपकी छोटी आती है, तो आपको क्या करना है? बड़े से बड़ा दशांश रखना, ताकि हम इसके और नज़दीक जाएँ बड़ा होके भी। ठीक है? छोटे रह गए हम, तो हमें क्या आगे पॉइंट के बाद बड़े से बड़ा होना, ताकि हम उसके और नज़दीक लग जाएँ, ठीक है? और बड़े हो गए हम यहाँ पर, तो हमें क्या है? और छोटे नीचे की तरफ झुक जाना, दशांश को छोटा बनाना, ताकि हम इसके और नज़दीक आ जाएँ, क्योंकि इसने यही कहा कि निकटतम संख्या बनाइए। बात क्लियर आपकी? आप कहेंगे सर बराबर आ जाए तो भी हम और बराबर आने की कोशिश करेंगे, छोटा होके भी, ठीक है? आगे बात समझ में? हाँ, बस जब हम छोटे हो जाते हैं, तब हमें बड़ा होना है, और जब हम बड़ा हो रहे हैं, तो हमें छोटा होना पॉइंट के बाद। बस इतनी बात आप ध्यान रखना अभी। 100 और 1000 के बीच न्यूनतम दशमलव संख्या भी। इन अंकों का प्रयोग करके 100 और 1000 के बीच में न्यूनतम आपको संख्या बनानी है अभी, जो सबसे छोटी होगी 100 और 1000 के बीच में। तो देखिए इन अंकों से आप कौन सी संख्या बना सकते हैं? न्यूनतम हम 100 लेके चलते हैं। न्यूनतम हम क्या लेके चलते हैं? 100। 100 बना सकते हैं क्या? 100 बना सकते हैं? 100 नहीं बना सकते। 1 और 2 जीरो आपको चाहिए, सिर्फ़ आपके पास 1 जीरो है। 101 बना सकते हैं? 101 नहीं बना सकते। 102 बना सकते हैं? 102 भी नहीं बना सकते। 103 बना सकते हैं? 103 भी नहीं बना सकते। क्यों? हमारे पास 3 नहीं है। 104 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 104। 100 और 1000 के बीच में होगी, सबसे छोटी यही बनेगी, क्योंकि ना तो हम 100 बन रही है, ना 101 बन रही है, न हमारे पास 102 के लिए 2 नहीं है, 103 के लिए बनाए तो 103 नहीं है, तो 104 हमने बना ली हुई। ठीक है? और इसने क्या कहा? छोटे से छोटी, तो छोटे से छोटी ये 3 अंक तो हमने प्रयोग कर लिए, और आपको क्या करना? छोटे से छोटी बनानी तो आपको छोटा होना पड़ेगा। छोटा होने के लिए 6-8 पॉइंट के बाद, क्या है? पॉइंट के बाद 6-8। ठीक है? तो आप कहेंगे सर यहाँ 104 क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्या बनानी थी? सबसे छोटी संख्या बनानी थी। इन अंकों का प्रयोग करके 100 और आपका जो 1000 के बीच में, तो मैंने 100 से स्टार्ट किया अभी। आपको आ गई बात समझ में? तो 100 बन नहीं पाई, 101 भी नहीं बन पाई, 102 भी नहीं बन पाई, 103 भी, 104 छोटी से छोटी संख्या बनी, क्योंकि बाकी तो क्या बनेंगी? चाहे बीच में कुछ भी बन जाए, 302, 305, 309, 12, वो क्या बनेगी? इससे बड़ी ही बनेगी। तो सबसे छोटी संख्या 104.68 ही है आपकी भी। चीज़ें क्लियर हुई? अब यहाँ पूछा गया अभी, क्या अधिक अंकों वाली एक दशमलव संख्या एक कम अंकों वाली दशमलव संख्या से सदैव बड़ी होगी? बिल्कुल भी नहीं भी। ये कह रहा है, पता है क्या कह रहा है? ये कहता है कि कम अंकों वाली दशमलव संख्या भी, क्या अधिक अंकों वाली, ये है भी 8 पॉइंट, मैंने लिख दिया 5, 4, 6, 7, 8, 9, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 8.7। तो इसने पूछा है, क्या ये जिसमें ज़्यादा अंक हैं, वो आपकी इससे क्या हमेशा बड़ी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, क्या ज़्यादा अंकों वाली इससे बड़ी है? नहीं है सर, इकाई इकाई बराबर है, और यहाँ पर क्या है आपका दशांश है, इसका 5 है, इसका 7 है, तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या आपकी छोटी है। आपको आगे बात समझ में? क्या कह रहा है ये कहता है कि अगर दशमलव वाली संख्या में अंक बड़े हैं, तो वो छोटे जिसमें अंक कम है, उससे हमेशा ही बड़ी होगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। ठीक है? हमेशा बड़ी नहीं होगी। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है? बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा बड़ी नहीं होगी भी, हर केस में भी। ठीक है? यदि मैं ऐसे लिख दूं 8.4123, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 8.2, हाँ, तो इसमें ये बड़ी होगी इस केस में, क्योंकि ये बड़ी है आपकी। ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखिए कि हमेशा बड़ी नहीं होगी, ये वर्ड इसने गलती यूज कर दिया, कि क्या सदैव बड़ी होगी, कि सदैव बड़ी नहीं होगी। बड़ी हो भी सकती है और बड़ी नहीं भी हो सकती है। आपके सामने मैंने दोनों एग्जाम्पल लिखकर दिखा दिए। आपको आगे बात समझ में? कोई डाउट नहीं अब?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए भी, ये क्वेश्चन क्या है कि माही ने इतने ग्राम किलोग्राम फलियां, इतने आपका ये गाजर, इतना आपका आलू और इतना आपको शिमला मिर्च खरीदा, उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु का कुल भार ज्ञात करना है भी। तो कुल भार ज्ञात करने के लिए तो आपको पता है कि जोड़ करना पड़ेगा। अब आप ये मत करना कि सर मैं दशमलव वाला जोड़ करवा दो। दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए, दशांश के नीचे दशांश होना चाहिए और आपका इकाई के नीचे इकाई। तो क्या है आपका 0.25, ठीक है, प्लस 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.2, इनको जोड़ लेना। ठीक है, इनको क्या करना आपको जोड़ना। 0.05 और रह गया अभी, प्लस में 0.05। ठीक है, आप कहेंगे सर इनके पास 2 है तो इसके पीछे भी क्या लगा देना, 0 लगा देना और पॉइंट के नीचे क्या कर देना, पॉइंट आना चाहिए आपका। तो ये सारे जुड़ जाएंगे। अगर मैं इसको जोड़ू ना तो भी, तो देखिए भी 5 है ये, कितना है 5 नहीं, 0.05 है। तो आपको आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे और आपको ये सारी चीजें जोड़नी होगी। आगे बात समझ में, कोई डाउट नहीं आपको। अब इसमें थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट दे रखी है, वो स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें तो सिंपल जोड़, जीरो जोड़ तो कर दोगे, और इससे पहले पार्ट में नहीं, उससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको जोड़ समझाता दशमलव वाला अच्छे तरीके से भी। ठीक है, जिसको ये कन्फ्यूजन लगता था ना कि सर यहाँ पे 0.05 पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, तो आप देखा करो कि सबसे ज्यादा अक्षर कितने, सबसे ज्यादा अक्षर पॉइंट के बाद 2 ही थे, तो हमने सभी के पॉइंट के बाद 2 अक्षर कर लिए। यदि अक्षरों की कमी हो तो आप 0 लगाकर कर सकते हो। अक्षर मतलब डिजिट भी, अंक। ठीक है, अब कहता है कि पिंटो प्रथम 3 दिनों में दूध की एक डेयरी को इतने लीटर दूध दे के आता है। भी वो घर से उनमें दूध होता है और पहले 3 दिनों में इतने लीटर वो दूध देकर आता है। तो कितने लीटर दे के आता है। ठीक है, आप अगर स्टेटमेंट आपको लिखनी है तो पहले दिन का दूध, दूसरे दिन का दूध, फिर पिंटो ने तीसरे दिन दूध दिया और पिंटो ने डेयरी में कुल दूध दिया। तीनों दिनों का दूध आपको जोड़ना हो। तीनों दिनों का कौन सा था पहले आपको, ये है आपका 3.79 प्लस 4.22 प्लस में 4.25, इतना दूध दिया था उसने 3 दिन में। पहले दिन का दूध आप तीनों जोड़ देंगे। इस प्रकार आप ऊपर नीचे भी इनको जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जोड़ लिख देता हूँ भी, 5 और 2 7 और 9, 5 और 2 7 और 9, 9 और 7 आपका 16 का 6 हो गया। 2 और 2 4, 7 और 4 11 और 1 आपका 12, 12 का आपका दुआ हासिल 1, 3 और 4 7 और 4 11 और 1 12, इतने लीटर दूध उसने दे दिया 12.26। कितना दे दिया 12.26। आगे क्या कहता है वह, 6 दिनों में उसे 25 लीटर दूध की आपूर्ति करता है। उसके द्वारा डेयरी को 3 दिनों में दी गई दूध की आपूर्ति की मात्रा ज्ञात कीजिए भी। अंतिम 3 दिनों में, पहले 3 दिनों का है टोटल दूध उसको कितना देना है, 25 लीटर देना है। तो पहले 3 दिनों में उसने इतना दे दिया, तो बाकी बचे में कितना देगा, आपको 25 में से माइनस करना है भी 25.00, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर है ना, तो आप भी पॉइंट के बाद 2 अक्षर लगा लिया करो, 00 लगा लिया करो अगर नहीं हो तो। माइनस क्या है आपका 12 पॉइंट आपका 26, 12.26। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, या तो आप ऐसे घटा लीजिए या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ 2 अक्षर हैं तो 100 मान के चलो। 25 में से कितने घटाने, आप 12 पॉइंट है ना, तो आप 13 घटाया करो। कितने घटाया करो, 13 आप घटाया करो। ठीक है, या फिर 25 में से आपने 12 तो घटा ही दिए पूरे पूरे, कितने बच गए आपके 13। तो आप इसमें से आराम से घटा लेंगे। आपको फिर क्या 25, या फिर डायरेक्टर वाला सुन लो एक बार पहले। 25 में से आपको कितने घटाने हैं, एक फालतू 13, कितने घटा लिए आपने 13, 13 गए, कितने बच गए आपके 12 बच गए। सर हमने एक फालतू घटा लिया क्योंकि 12 घटाने थे। तो अगर हम पॉइंट वालों की घटा करते ना, सुन लेना ध्यान से, या तो आपके पास तरीका ये है कि 25 के नीचे 12.26 लिखिए, उसको हासिल लेके घटा दीजिए। ये तरीका सबको आता है, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट वाला। 25 में से आपको इससे एक फालतू घटाना है, तो 25 में से 13 गए आपके 12, और फिर यहाँ पे अगर 2 अक्षर है तो 100 में से घटाना है, 3 अक्षर है तो 1000 में से घटाना है। तो आपका 100 2 अक्षर है ना, तो 100 में से 26 गए आपके 78, शायद 78 बचते हैं या 74 बचते हैं भी।
100 में से 26 गए, आपके 74 बचेंगे भी। 12.74 ये आपका आंसर आ जाएगा भी। क्लियर? आपको एक फालतू घटाना, यहाँ जो घटाना ना उससे एक फालतू घटाना है, और फिर यहाँ पे अगर 2-2 अक्षर ना दोनों में, तो 100 में से घटा देना है। यदि आपके 3 अक्षर होंगे तो 1000 में से घटा देंगे। 1 अक्षर होगा तो आप 10 में से उसको घटा देना। आपको आगे बात समझ में नहीं समझ में आए तो ये वाला तरीका आप अपना लेना। जब आप बड़े होंगे ना लगातार, अब ये हमारा पैटर्न वाला, अच्छा एक क्वेश्चन और रहता है हमारा उसके बाद 10 का भी, टिंकू का भार भी। अब ये वाला और करके दिखाता हूँ आपको इसी तरीके से, जो तरीका मैंने अब लगाया था ना अभी, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि सिंपल जोड़ घटा तो कर लेंगे, लेकिन इस एक क्वेश्चन में और जब यूज कर लेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए भी। नहीं आया है तो जब बड़ी कक्षा में जाओगे तब आपको तरीका समझ में आ जाएगा। आप तब तक के लिए जैसे आप जोड़ घटा करते आए हैं तो वैसा आप जोड़ घटा कीजिए भी। अब देखिए टिंकू का भार जनवरी में था 35.75 भी। कितना था? 35.75। आप 35.75 था। अब कितना है आपका? अब था फरवरी में 34.50। 34.50। अब आपको बताना है कि कितने भार में वृद्धि हुई या नहीं, कितना परिवर्तन हुआ। तो आप घटा के लिख देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 में से 0 गया आपका 5, 7 में से 5 गया आपका 2, और 5 में से 4 गया 1, 1.25 किलोग्राम की आपकी वृद्धि हुई भी। क्लियर? आसान था तो बिल्कुल क्लियर है बात। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों इकाइयाँ बड़ी हैं तो आपको करना ही नहीं पड़ा कि ये आपकी, ये भी बड़ा था दशांश भी आपका, ये भी बड़ा था, तो आपने 75 में से सीधा 50 घटा दिया 25, और 35 में से 34 गया 1, ऐसे आप डायरेक्ट आपने कर लिया। जिस टाइम यहाँ नीचे वाला बड़ा होता ना तो उस टाइम वाली मैंने आपको बात वो बताई थी। ठीक है। या फिर आप सीधा सा एक ही बात पे रहिए कि हमें सर ऐसे लिख के घटाना आता है और ऐसे लिख के हम घटाएंगे, फालतू के चक्कर में हम नहीं घुसेंगे, तो शॉर्ट में आप क्या हो जाएंगे, गलती कर देंगे भी। तो ये तो बिल्कुल आसान था कि जनवरी में वेट इतना था और फरवरी में इतना था, उसके भार में वृद्धि हुई या कमी, हम लिखेंगे उसके भार में वृद्धि हुई, और उसके बाद जितनी कमी हुई थी 1.25 किलोग्राम की उसके भार में वृद्धि हुई थी भाई। अब ये पैटर्न वाला क्वेश्चन भी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और शायद यही क्वेश्चन आप देखने के लिए आए हों और स्लाइड करके आप आगे भी आ गए होंगे। आप स्लाइड करके आगे ही आगे आगे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपकी रकम है वही गलत दे रखी है अभी। ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न ही गलत दे रखा। आप कहेंगे सर ये तो आप धोखा का हो गया हमारे साथ, क्योंकि हम ये क्वेश्चन करने आए थे। तो मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा। आगे का हमें इसमें क्या करना है, विस्तार करना है। इस पैटर्न में क्या करना है, हमें आगे का विस्तार करना है, आगे वाले पद लिखने हैं, और आपको पैटर्न क्या दिया गया है ये भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहले देखिए भी, मैं आपको बता देता हूँ कि पैटर्न क्या है भी। तो ये आपका क्लोज ऐप आ गया। कितनी देर का लेक्चर हो गया यहाँ पे? ये आपका शायद 23-24 मिनट का लेक्चर हो गया। तो चलो मैं ये आगे वाले में कर दूंगा अभी, या फिर यहाँ पे पैटर्न करवाऊँ आपको। यहाँ पे बेटा ये रकम गलत है। ठीक है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ भी। तो ये बार बार आ रहा, तो एक बार मैं क्लास को यहीं पे क्लोज करता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके जस्ट इससे आगे वाला पार्ट देखिए, तो उसमें आपको मिल जाएंगे भी। ठीक है। या फिर इसको चलते रहने दीजिए, आपके पास जो ये एरो वाले निशान आते हैं ना, ऐसे ऐसे एरो वाले निशान आते हैं, एक दो, सॉरी 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 सॉरी, जैसे तीर के निशान आपके होंगे उससे आगे वाला वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो आ जाए सुविधा के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आगे वाली क्लास में हम ये बनाएंगे। अभी आपका ये थोड़ा सा गर्मी की वजह से वार्म भी हो जाता है, तो हम अगले पार्ट में अभी जस्ट इसको सोल्व कर देंगे पैटर्न वाले को। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।